नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये है कि लेट P बी अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड B कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 एक्सटर्नली in the ratio m is to n, then तो इस केस में इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m x2 माइनस का n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n कॉमा m y2 माइनस का n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ठीक है, तो अब अगर इस एक्सटर्नल डिवीज़न के फॉर्मूले को देखा जाए तो ये एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला कुछ कुछ इंटरनल डिवीज़न फॉर्मूले जैसा ही है। बस फ़र्क इतना था कि यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन हमें दिखाई दे रहे हैं, इन नेगेटिव साइन की जगह पे उस फॉर्मूले में पॉजिटिव साइन दिया गया था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम इंटरनल डिवीज़न के फॉर्मूले में n को माइनस n से या फिर m को माइनस m से, यानी कि या तो हम ये काम कर लें या फिर हम ये काम कर लें, तो दोनों में से कोई एक काम अगर हम कर लें तो हमें इंटरनल डिवीज़न के फॉर्मूले की हेल्प से एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपने पास एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला था। तो प्रोवाइडेड m कभी भी n के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही अपने को ये स्टेटमेंट दिखाई दी कि m कभी भी n के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर हमने m और n को यहाँ पर इक्वल पुट कर दिया तो उससे हुआ ये कि ये वाला जो हमारे पास टर्म आया तो ये अनडिफाइंड हो गया एंड ये वाला टर्म भी अनडिफाइंड हो गया। ठीक है ना, अब अनडिफाइंड अगर हो गया तो हम उसे किसी भी तरह एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे भी अगर हम कहीं पर भी मतलब मैथमेटिक्स में अगर हम कहीं पर भी एफ एक्स बाई जी एक्स इस तरह की कोई चीज़ लिख देते हैं तो यानी कि जी एक्स हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि जी एक्स अगर ज़ीरो हुआ तो उससे होगा ये कि जो भी हमारे पास एफ एक्स बाई जी एक्स चीज़ लिखी हुई थी वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सटर्नल डिवीज़न फॉर्मूला था प्रोवाइडेड m कभी भी n के इक्वल नहीं होगा। और जैसे ही अपने पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई तो यहाँ से हम एक चीज़ ये कंक्लूड कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लेंगे कि इंटरनल डिवीज़न, तो अगर हम बात करें तो इंटरनल डिवीज़न तो किसी भी रेशियो में पॉसिबल होगा, यानी कि जो P पॉइंट दिया गया है वो ए बी के जॉइंट के इंटरनली कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, मगर ये जो एक्सटर्नल डिवीज़न है वो कभी भी इस केस में पॉसिबल नहीं होगा व्हेन m इक्वल टू n इक्वल टू 1, यानी कि ये कभी भी इक्वल रेशियो में पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल डिवीज़न इक्वल रेशियो में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको एज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं कि इंटरनल डिवीज़न इज ऑलवेज पॉसिबल इन एवरी रेशियो। तो इंटरनल डिवीज़न तो हमें हर रेशियो में मिल जाएगा, बट एक्सटर्नल डिवीज़न इज नॉट पॉसिबल इन 1:1। ठीक है, तो इंटरनल डिवीज़न तो हर रेशियो का पॉसिबल होगा मगर एक्सटर्नल डिवीज़न 1:1 रेशियो का पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला अपने को मिला था इस फॉर्मूले का प्रूफ देख लेते हैं। अपने पास ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दिए गए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 दिए गए हैं। पी ए बी के जॉइंट को, पी के कोऑर्डिनेट्स को x y लेकर चलते हैं, पी ए बी के जॉइंट को एक्सटर्नली इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि ए पी इज टू पी बी, ये रेशियो अपने को मिल जा रहा है m/n। ठीक है, तो इस केस में हमें p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 m एंड n के टर्म्स में लिखने हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, a से
एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इस फुट को कह देते हैं एम। बी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसके फुट को कह देते हैं एन। सिमिलरली पी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसके फुट को कह देते हैं टी। एंड ए से बी एन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसके फुट को कह देते हैं यू। एंड बी से पी टी के जॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसको कह देते हैं के। तो अब इस तरह से हुआ ये कि ए यू बी एंड बी के पी ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स अपने को मिल गए, यानी कि ट्राइंगल ए यू बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी के पी। ठीक है, वो इस तरह से देख सकते हैं कि ये एंगल एंड ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। ये दो एंगल्स 90 डिग्री गिवन है, तो यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब जैसे हमें ये पता चला कि ट्राइंगल ए यू बी एंड ट्राइंगल बी के पी ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो यानी कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके रिजल्ट लिख सकते हैं ए यू बाई बी के इज इक्वल टू यू बी बाई के पी इज इक्वल टू ए बी बाई बी पी। ठीक है, तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जितनी भी डिस्टेंसेस दी गई हैं इन सभी डिस्टेंसेस को इवेलुएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ए यू हमें चाहिए था, तो ए यू को लिख सकते हैं एम एन और एम एन को लिखा जा सकता है ओ एन माइनस का ओ एम। ठीक है, तो ओ एन को यहाँ पर लिखा जा सकता है x2, क्योंकि b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 थे, यानी कि ओ एन ये लेंथ x2 होगी एंड एन बी ये लेंथ y2 हो जाएगी। तो ओ एन अपने को मिल गया है x2 माइनस का ओ एम अपने को मिल गया x1, क्योंकि a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, यानी कि ओ एम x1 है एंड एम ए ये y1 है, तो ये हो गया x1। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो गया x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब हमें लिखना है बी के, तो बी के को लिखा जा सकता है, बी के को लिख दिया एन टी एंड एन टी को लिखा जा सकता है ओ टी माइनस का ओ एन इक्वल टू। तो अब ये जो ओ टी लेंथ गिवन थी ये अपने को दी गई है स्मॉल एक्स एंड ओ एन ये लेंथ अपने को दी गई है x2, तो ये वैल्यूज पुट कर दी, तो ये अपने पास ऐसे आ गया x माइनस का x2 इक्वल टू। अब चाहे तो सिमिट्री से ये जो यू बी बाई के पी है इसको लिख सकते हैं, या फिर सिमिलरली जैसे हमने ए यू एंड बी के इवेलुएट किया है इसी तरह से यू बी एंड के पी को इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम ये करके चल रहे हैं कि हम इसको बाई सिमिट्री लिख लेते हैं, तो ये अपने को मिल गया है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई y माइनस y2 और इक्वल टू। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ए बी बाई बी पी लिखें। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो ए पी बाई पी बी ये रेशियो अपने को दिया गया था एम बाई एन। तो एक काम ही कर लेते हैं, इस रिजल्ट में दोनों तरफ वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जैसे ही वन को सब्ट्रैक्ट किया ये अपने को रिजल्ट मिला ए पी बाई पी बी माइनस वन इक्वल टू एम बाई एन माइनस वन। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये अपने पास आ गया ए पी माइनस का पी बी डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल टू ये आ गया एम माइनस एन बाई एन। तो ए पी माइनस पी बी, तो ए पी माइनस पी बी या फिर बी पी बोल सकते हैं इसे, तो ए पी माइनस बी पी इक्वल टू अपने पास आ गया ए बी। तो इसको लिख दिया है ए बी बाई पी बी इक्वल टू एम माइनस एन बाई एन। तो इस वैल्यू को उठाते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये अपने पास हो गया एम माइनस एन बाई एन। तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन को लेकर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन को साथ में लिया एंड एक काम ये कर लेते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये हो गया एन टाइम्स x2 माइनस x1 इक्वल टू m माइनस n और ये हो गया x माइनस x2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया एन x2 माइनस का एन x1 इक्वल टू एम एक्स माइनस का एन एक्स माइनस का एम x2 प्लस का एन x2। तो इस एन एक्स टू से ये एन एक्स टू कैंसिल हो गया एंड एक काम ही कर लेते हैं कि ये एक्स वाले टर्म्स इसी तरफ लिखते हैं और ये जो एम एक्स टू था इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो अब रिजल्ट इस तरह से कुछ मिल गया कि यहाँ पर एक्स कॉमन कर लिया, तो ये हो गया
एक्स टाइम्स एम माइनस एन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस का एन एक्स वन। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स की वैल्यू आ गई है एम एक्स टू माइनस का एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। तो ये अपने को पी पॉइंट का एब्सिसा मिल गया है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से सिमेट्री के बेसिस पर हम पी पॉइंट के ऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं। तो वहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन। या फिर एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो अपने पास रिजल्ट दिया गया था सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन को साथ में लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन को साथ में लिया एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये अपने को मिल गया एन टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एम माइनस एन टाइम्स वाई माइनस वाई टू। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया एन वाई टू माइनस का एन वाई वन इक्वल टू एम वाई माइनस का एन वाई माइनस का एम वाई टू प्लस का एन वाई टू। इस एन वाई टू से ये वाई एन वाई टू खत्म हो गया और साथ ही साथ यहाँ से वाई को कॉमन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में मिला एम माइनस एन इक्वल टू और इस एम वाई टू को ये एन वाई वन के साथ में मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया एम वाई टू माइनस का एन वाई वन। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ से अपने को y की वैल्यू मिल गई है एम वाई टू माइनस का एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू भी मिल गई। तो इस तरह से हमें p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो फिर से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो ये रहा था कि ए बी एक लाइन सेगमेंट था, पी ए बी के जॉइंट को, तो p को इस तरफ ले लेते हैं। तो P ए बी के जॉइंट को एक्सटर्नली P ए बी के जॉइंट को P पॉइंट ये हो गया, P ए बी के जॉइंट को एक्सटर्नली m इस टू n के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, यानी कि ए पी बाई पी बी ये अपने को मिल रहा था m बाई n। तो इसमें तो इस केस में P के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाएंगे m एक्स टू माइनस का n एक्स वन डिवाइडेड बाई m माइनस n कॉमा एम वाई टू माइनस का एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, प्रोवाइडेड कि m कभी भी n के इक्वल नहीं होगा। एंड a के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे x2 y2। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का मैनिपुलेशन हो रहा है, जैसे कि m x2 एंड n x1। ठीक है, एंड m y2 एंड n y1। या फिर एक काम ही कर सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला गिवन था, अगर हमें वो फॉर्मूला याद है तो हम करेंगे ये। ठीक है, कि n को माइनस एन से रिप्लेस करके चलेंगे। तो n को माइनस एन से जैसे ही रिप्लेस किया तो हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला मिल जाएगा। या तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि m को माइनस m से रिप्लेस कर दें। तो चॉइस अपनी है, या तो हम m को माइनस m से रिप्लेस करें या फिर n को माइनस n से रिप्लेस करें। ठीक है, तो ये फिलहाल एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला था अपने पास। तो इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें इवेलुएट करने हैं व्हेन P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 2 एंड 4, -3 एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:3। ठीक है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जबकि P ए बी के जॉइन को एक्सटर्नली 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास A पॉइंट हो गया, ये अपने पास B पॉइंट हो गया। कोऑर्डिनेट्स 1, 2 एंड 4, -3 दिए गए हैं और AP इज टू PB ये रेशियो अपने को दिया गया 1:3। यानी कि P की जो पोजीशन होगी वो A के करीब होगी, यानी कि P इस तरफ कहीं होगा। और ये हमने इस रेशियो को देखकर पता कर लिया क्योंकि ये जो ऊपर वाला नंबर दिया गया है वो AP के करस्पॉन्डिंग लिखा है एंड ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है डिनोमिनेटर वाले नंबर के कंपैरिजन में छोटा है। तो यानी कि P की पोजीशन A के नज़दीक होगी। PA ये अपने को 1 दिया गया है एंड PB ये अपने को दिया गया है 3। तो यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाएंगे 1 × 4 तो ये हो गया 4 एंड फिर -3 × -1 तो ये हो गया -3 डिवाइडेड बाई 1 - 3। तो फिर नेक्स्ट
1 इंटू -3, तो ये हो गया -3 एंड -3 इंटू 2, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 1 -3। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से अपने पास हो गया 4 + 3 7 बाई -2 कॉमा यहाँ से मिल गया माइनस का 9 बाई -2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये अपने को रिजल्ट दे देगा माइनस का 7/2 कॉमा 9/2। तो यही पी के रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने ये सेक्शन फॉर्मूला देखा था, ठीक है ना, तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिया गया था कि हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, हमें ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, साथ ही साथ हमें वो रेशियो दिया गया है, ठीक है ना, m/n का रेशियो दिया गया है। एंड फिर हमने किया ये कि पी के कोऑर्डिनेट्स को भी इवेलुएट कर लिया। तो अब अगर हम कलेक्टिवली देखें तो यहाँ पर 1 2 3 एंड ये 4, तो इन चार चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप है, यानी कि चाहे हम इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला लिखें या फिर हम एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला लिखें, इन चार चीज़ों के बीच में कलेक्टिवली एक रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, तो अब होगा ये कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाएगा वो इन चार क्वांटिटीज़ के बेसिस पर ही पूछा जाएगा। यानी कि अगर हम इसको एक्सप्लिसिट करके देखें तो अल्टीमेटली हमारे पास 8 चीज़ें हो जाएंगी, 2 यहाँ से मिल रही, 2 यहाँ से मिल रही, 2 यहाँ से मिल रही एंड 2 ये चीज़ें हो गई, तो 8 चीज़ हो गई। मगर कलेक्टिवली इनको 4 ऑब्जेक्ट्स लेकर चलते हैं। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो होगा ये कि इनमें से कोई 3 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ हमें दे देगा एंड चौथे ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमसे पूछेगा। तो अब बात यह है कि अगर इन 4 ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप है एंड 3 की वैल्यूज हमें दे दें तो हम चौथे की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना, या फिर होगा ये कि हमें केवल 2 ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज देगा एंड बाकी 2 ऑब्जेक्ट्स जो भी इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनके बीच में हमें रिलेशनशिप लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं एंड पी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं। तो उस केस में हमसे रेशियो पूछ रहा है, यानी कि ए हमें गिवन है, पी हमें गिवन है एंड बी, ये तीनों चीज़ें हमें दे दी गई है एंड हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो जैसे ही हम फॉर्मूले की तरफ जाते हैं और जैसे ही हम स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि रेशियो में 2 क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी, m एंड n। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जब भी हमें ए पी बी की वैल्यूज दे देगा एंड हमसे रेशियो पूछेगा तो वहाँ पर हम रेशियो m/n ना लेकर के हम इनमें से करेंगे ये कि किसी एक पैरामीटर को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि हम रेशियो लेकर चलेंगे 1:k का और k:1 का। तो इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि जब हम 1:k या फिर k:1 का रेशियो लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास केवल एक पैरामीटर इवेलुएट करने के लिए होगा। अब एक पैरामीटर की वैल्यू को इवेलुएट करना कॉम्परेटिवली इजी है अगर हम 2 पैरामीटर्स की वैल्यूज को इवेलुएट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि हमारे पास ये 4 ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप है, तो इनमें से करेगा ये एग्जाम में कि हमें एक या फिर 2 पैरामीटर्स की वैल्यूज नहीं देगा। तो होगा ये कि उस एक पैरामीटर की वैल्यू पता करवाएगा या फिर उन 2 पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप को लिखवाएगा। ठीक है, सेकंड हमें ए पी बी की वैल्यूज दे देगा एंड हमसे रेशियो पूछेगा। तो अगर हमसे रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो हम 1:k का लेकर चलेंगे या फिर k:1 का रेशियो लेकर चलेंगे। m/n बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने m/n ले लिया तो यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर्स इन्वॉल्व कर दिए और इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यूज को इवेलुएट करना 1:k और k:1 की वैल्यू को इवेलुएट करने के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ठीक है ना, तो हम रेशियो 1:k का ही लेकर चलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि हमें ए पी बी की वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है ना, एंड हमसे रेशियो पूछ लिया। तो रेशियो ठीक है, हमने 1:k का यूज़ कर लिया, 1:k का यूज़ कर लिया या फिर k:1 का यूज़ कर लिया। तो अब बात यह है कि एग्जैक्ट रेशियो इवेलुएट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करेंगे या फिर एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बात ये है, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि हम इंटरनल डिवीज़न का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और होगा ये कि k की जैसे ही हमें कोई वैल्यू मिल जाएगी
तो के की वो वैल्यू उस बात को एडजस्ट कर देगा कि पी ए बी के जॉइंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से होगा ये कि अगर के की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, अगर के की वैल्यू पॉजिटिव आ जा रही है, तो यानी कि जो भी डिवीजन होगा, जो भी डिवीजन होगा वो इंटरनल होगा। ठीक है ना, इंटरनल होगा। वहीं पर अगर के की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, अब के की वैल्यू अगर हमें नेगेटिव मिली तो मतलब रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मगर के की वैल्यू नेगेटिव, ये साइन इस चीज का सिग्निफिकेंस होगा कि जो रेशियो है, ठीक है ना, यानी कि जो भी डिवीजन है वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर के की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो डिवीजन इंटरनल होगा, एंड अगर के की वैल्यू नेगेटिव मिल जाती है तो डिवीजन एक्सटर्नल होगा। रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगा, मगर जैसे ही नेगेटिव साइन आ जा रहा है तो इस नेगेटिव साइन का, केवल इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी डिवीजन हो रहा होगा, यानी कि पी ए बी के जॉइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा अगर हमें के की वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो अभी तक सेक्शन फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उनके बेसिस पर कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट x, 3 divides the line segment joining the points 1, 2 and 3, -2. Hence find the value of x. तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास पॉइंट ए हो गया, कोऑर्डिनेट्स 1, 2 गिवन है। ये अपने पास पॉइंट बी हो गया, कोऑर्डिनेट्स 3, -2 गिवन है। एक काम ही कर लेते हैं, इस लाइन सेगमेंट पर पी जिसके कोऑर्डिनेट्स x, 3 दिए गए हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो x, 3 पॉइंट दिया गया था इसको एक नाम दे देते हैं, दैट इज पी। अब एक काम हम ये कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ये है कि डिवीजन मेंशन नहीं किया गया है कि एक्सटर्नल डिवीजन होगा या फिर इंटरनल डिवीजन होगा। इनफैक्ट हमें वो रेशियो पता करना है जिस रेशियो में ये जो पॉइंट x, 3 है वो ए बी के जॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वो पर्टिकुलर रेशियो 1:k का लेकर चलेंगे। अब के की जैसे ही हमें कोई वैल्यू मिलेगी उसके बेसिस पर हम एग्जैक्ट कमेंट कर सकते हैं कि जो डिवीजन होगा वो इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल होगा। अगर के की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो डिवीजन एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं और पी के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से लिख लेते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से अपने को मिल जाएंगे 1 × 3, फिर प्लस k × 1 डिवाइडेड बाई 1 + k, कॉमा 1 × -2 प्लस k × 2 डिवाइडेड बाई 1 + k, और p के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे x, 3। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, ये तभी पॉसिबल है जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएं, यानी कि ये एब्सिसा वाला पार्ट इस एब्सिसा के इक्वल हो जाएगा एंड ये ऑर्डिनेट वाला पार्ट इस ऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल गया 2k - 2 डिवाइडेड बाई 1 + k = 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से 2k - 2 इक्वल टू मिल गया 3 + 3k। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये अपने को मिल गया माइनस का k = 5। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू देखें दैट इज़ -5, और k की वैल्यू जैसे ही नेगेटिव आई तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि जो डिवीज़न होगा दैट विल बी एक्सटर्नल, और रेशियो अपने को मिल गया 1:k, यानी कि रेशियो अपने को मिल गया है 1:5। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला चीज़ जो हमें इवेल्युएट करना था दैट वाज द रेशियो इन विच द पॉइंट x, 3 डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी। तो रिक्वायर्ड रेशियो है 1:5 और डिवीजन का टाइप है एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक काम ही कर लेते हैं कि k की वैल्यू अपने को मिल चुकी है तो इसकी हेल्प से x की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो x यहाँ से इक्वल हो जाएगा k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1। तो k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो गया -5 + 3 डिवाइडेड बाई -5 + 1। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें -2 बाई -4, तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1/2। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई दैट इज़ 1/2। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, इफ़ p इज़ अ पॉइंट ऑन 1, 2 एंड -2, 5 सच दैट AP = 4AB
देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी विल बी। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपने पास ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और साथ ही साथ कंडीशन ये दी गई है कि जो ए पी है वो ए बी का 4 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं हमें पी मिल जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए हैं 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए हैं -2,5। तो अब एक काम ही कर लेते हैं, अगर हम ए पी बाई पी बी ये रेशियो इवेलुएट कर लें, तो हम एक काम ही कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ करके पी के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो अपना ये है कि हम ए पी बाई पी बी ये रेशियो इवेलुएट करें। तो एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से ए बी को फिलहाल लिखा जा सकता है, यहाँ से ए बी को लिख सकते हैं, ये ए बी हो गया, ए पी माइनस का बी पी, तो ए पी माइनस का पी बी, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, और ए बी को ए पी के टर्म्स में यहाँ से लिखा जा सकता है ए बी इज इक्वल टू ए पी बाई 4। तो ये हो गया ए पी बाई 4 इज इक्वल टू ए पी माइनस का पी बी। तो अब एक काम ही करते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से लिख लिया, पी बी इज इक्वल टू ए पी माइनस का ए पी बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये अपने को मिल जाएगा 3 AP/4, ठीक है, 3 AP/4। तो यहाँ से अगर हम ए पी बाई पी बी का रेशियो लिखें तो ए पी बाई पी बी अपने को मिल गया 4:3। तो ए पी बाई पी बी अपने को मिल चुका है 4:3, और जो डिवीज़न का टाइप था दैट वाज एक्सटर्नल डिवीज़न, ठीक है। तो अब ये जो अपने को दिया गया है, तो ये पूरा पोर्शन 4 हो गया, एंड ये जो बी पी पोर्शन दिया गया है दैट इज़ 3। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न का। तो रिक्वायर्ड पी के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2, तो ये हो गया माइनस का 8, फिर माइनस, ठीक है। और फिर ये अपने को मिल जाएगा 3 इंटू 1, तो माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, ये हो गया 1, कॉमा, फिर 4 इंटू 5 दैट इज़ 20, देन माइनस का 3 इंटू 2 दैट बिकम्स 6 डिवाइडेड बाई 1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिल गया, ये हो गया माइनस का 11, कॉमा, और ये अपने को मिल जाएगा 14, ठीक है। तो यही पी के रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, एंड यही इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -2,5 एंड 3,7 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इसका भी सबसे पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट पी गिवन है, ये क्यू गिवन है, और यहाँ पर हमें पता करना है रेशियो, मतलब हमें वो पर्टिकुलर रेशियो पता करना है जिस रेशियो में कोई एक पॉइंट पी क्यू के जॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो रेशियो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं 1:k का, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल डिवीज़न का ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही के की वैल्यू हमें मिलेगी तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के बेसिस पर ये कमेंट कर देंगे कि डिवीज़न एग्जैक्टली किस टाइप का हो रहा होगा, एक्सटर्नल डिवीज़न है या फिर इंटरनल डिवीज़न है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए हैं -2,5, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3,7, ठीक है। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, एंड हो ये रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको अज्यूम कर लेते हैं ए, मतलब ए पी क्यू के जॉइंट को 1:k के रेशियो में एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होगा। तो एक काम ही कर लेते हैं कि यहाँ पर इंटरनल डिवीज़न के फॉर्मूले की हेल्प से ए के कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स अपने को यहाँ पर मिल जाएंगे 1:3 दैट इज़ 3, एंड के इंटू माइनस का 2, तो ये हो गया अपने पास माइनस का 2k डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, कॉमा, 1:7 प्लस का 5k डिवाइडेड बाई 1 प्लस के। अब ये जो ए पॉइंट गिवन था ये आ रहा था एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं 7 प्लस 5k डिवाइडेड बाई 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो जैसे इसको 0 से इक्वेट किया तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई माइनस का 7/5, ठीक है। तो यानी कि जो डिवीज़न की टाइप है दैट इज़ एक्सटर्नल डिवीज़न, और वो पर्टिकुलर रेशियो है 1:k का, यानी कि ये हो गया 1:7/5। तो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ गया 5:7, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो ए पॉइंट गिवन है ये पी क्यू के जॉइंट को एक्सटर्नली 5:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिखें। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए हमारे पास ये क्वांटिटी गिवन थी, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में थे और के की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल चुकी है, तो के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो गया 3 प्लस का 14/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 7/5 कॉमा, और फिर हो गया 7 माइनस का 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 7। और इनफैक्ट ये कोऑर्डिनेट अपने को 0 मिल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 29/5 इंटू 5/-2, 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लिए तो ये अपने को मिल गया है माइनस का 29/2, 0। तो यही पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे एंड यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि ए पी क्यू के जॉइंट को एक्सटर्नली 5:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है एंड ए के कोऑर्डिनेट्स है -29/2, 0। ठीक है, तो अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, 4 एंड 3, 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू। तो हमें पी क्यू के ट्राई सेक्शन का, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन 4 देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन 4 का। तो पी एंड क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे 2, 4 एंड 3, 5। तो ये गिवन था 2, 4 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे 3, 5। तो यहाँ पर हमें पी क्यू के ट्राई सेक्शंस के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो ट्राई सेक्शन का सीधा सा मतलब ये हो गया कि पी क्यू पर कोई दो पॉइंट्स होंगे और ये दो पॉइंट्स पी क्यू को इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे होंगे, यानी कि ये सेगमेंट, ठीक है ना, एक काम ही करते हैं, इसको ए कह देते हैं। तो ये जो पी ए सेगमेंट आया है और इस पॉइंट को बी कह देते हैं, तो यानी कि यहाँ से पी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी क्यू होगा। ठीक है, तो ये तीन लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए सबसे पहले तो ये रेशियो देख लेते हैं। तो पी ए, ये जो रेशियो अपने को मिलेगा, ठीक है ना, तो इस रेशियो को लिख लेते हैं, P A is to ए क्यू। तो ये जो रेशियो आ रहा होगा ये आ रहा होगा 1:2 का। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए PB is to PQ, ये रेशियो अपने को मिल रहा होगा 2:1 का। ठीक है, तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि अपने को रेशियो दिया गया है, पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो इनकी हेल्प से ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ए के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए हैं, ठीक है ना, रेशियो 1:2 का था, तो ये हो गया 1 × 3, तो ये आ गया 3। फिर 2 × 2, तो 4 हो गया, प्लस का 4 और डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, कॉमा, फिर 1 × 5, तो ये हो गया 5, फिर प्लस, फिर 2 × 4, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने को मिल गया 7/3, 13/3। तो ये ए के रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो बी का यहाँ पे डिवीजन था 2:1 का, ठीक है, तो ये हो गया 2 × 3, तो ये हो गया 6, प्लस का 1 × 2, तो ये 2 हो गया डिवाइडेड बाई 3, कॉमा, फिर 2 × 5, तो ये 10 हो गया, प्लस 4 × 1, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से अपने को मिल गया है 6 to 8, तो ये हो गया 8/3, 10 4 14, तो 14/3। तो ये अपने को बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ट्राई सेक्शन के पॉइंट्स अपने को मिल रहे हैं 7/3, 13/3 एंड 8/3, 14/3। तो यही अपने रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, if the line joining the points 6, 8 and -4, 5 is divided into 4 equal parts, then find the coordinates of the points of sections। ठीक है, तो फिफ्थ का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स अपने को दिए गए थे ए एंड बी के 6, 8 एंड -4, 5। तो ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 6, 8 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -4, 5। तो ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला पार्ट तो यहाँ पर बन गया P और सेकंड पार्ट यहाँ पर बन गया Q एंड नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर बन गया R। तो पहला पार्ट अगर हम देखें तो वो हो गया AP और सेकंड पार्ट हो गया PQ, थर्ड पार्ट हो गया QR एंड लास्ट पार्ट हो गया RB।
ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स इवेलुएट करें, तो हमें वो पर्टिकुलर रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें रेशियो चाहिए है ए पी बाई पी बी। ठीक है, पहला ये रेशियो चाहिए। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1:3 का। ठीक है ना, तो पहला पार्ट इधर आ गया और 1 2 3 तीन पार्ट इधर चले गए, तो रेशियो अपने को मिल गया 1:3 का। और नेक्स्ट क्यू के लिए अगर हम देखें तो क्यू ए बी का मिड पॉइंट हो गया, तो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्यू की भी समस्या खत्म हो गई। अब हमें ये आर, ठीक है ना, तो आर ए बी के जॉइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है हमें पता करना है। तो ए आर इस टू आर बी, ये रेशियो अपने को मिल जाएगा 3:1 का। तो अब अपने पास पॉइंट्स गिवन है एंड वो रिक्वायर्ड रेशियो गिवन है, तो हम पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स ईजिली लिख सकते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया 1 × -4, तो माइनस का 4, फिर प्लस का 3 × 6, तो 6 3 × 18 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4 कॉमा, और ये हो गया 1 × 5, तो 5 प्लस का 3 × 8, तो 8 3 × 24 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से अपने को मिल गया है 14/4, 14/4 कॉमा 29/4। तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर ले तो मिल गया 7/2 कॉमा 29/4। ठीक है, तो ये P के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए। तो Q के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। Q ए बी का मिड पॉइंट था, तो ये हो गया 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 - 2 2/2। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 6 - 4/2 कॉमा 8 + 5/2। तो ये अपने पास यहाँ से हो गया 2/2 कॉमा 13/2। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो ये अपने को मिल गया 1 कॉमा 13/2। तो इस तरह से Q के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल गए। अब R के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो R ए बी के जॉइन को इंटरनली 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे तो अपने को R के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये हो गया 3 × माइनस का 4, तो माइनस का 12 प्लस 1 × 6, तो प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 4 कॉमा, फिर 3 × 5, तो 15 प्लस का 8। ठीक है ना, ये 1 × 8, तो 8 हमें मिल गया डिवाइडेड बाई 4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिल जा रहा है ये माइनस का 6/4 कॉमा 23/4। तो फर्दर और सिंप्लीफाई कर ले तो मिल गया माइनस का 3/2 कॉमा 23/4। तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो अब हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं जो ए बी के जॉइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है अपने पास 7,2 7/2 29/4। सेकंड कोऑर्डिनेट है 1, 13/2। थर्ड कोऑर्डिनेट है -3/2 23/4।